कहूं कि हम बार बार हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई इसका तो आकलन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बीजेपी इस तरीके से प्रदर्शन जो हरियाणा में करती नजर आई, जहां 2014 से भी बेहतरीन मैंडेट जो है उसको मिलता हुआ नजर आया, तो अगर मैं कुछ 3 प्रमुख कारण आपसे जानना चाहूं कि बीजेपी की जीत के, वो आपके एनालिसिस में क्या नजर आते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है और कोई भी चुनाव होता है, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको हल्के में नहीं लेती। पहला कारण तो ये है, हम्म। जब चारों तरफ इस तरह की लहर थी, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस 60 के पार जा रही है, 70 के पार जा रही है, हम्म। बावजूद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास कभी कम नहीं करा। हम्म। अब जिस जिस तरीके से अभी बात हो रही है, किसान परेशान था, महिलाएं परेशान थी, पहलवान परेशान था, इसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी भाजपा ने जो अपना एक स्ट्रेटेजिकल जिस तरीके से चुनाव में वो चीजें रखते हैं वो उन्होंने रखा। सबसे बड़ी बात ये थी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस। मैं पहले भी आपके चैनल में 2 बार ये बात कह चुका हूं। इतना आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि हम तो जीत ही गए। लेकिन हम्म। सबसे बड़ी बात ये छत्रप जिस तरीके से हरियाणा में कमजोर पड़ा है, हमने 2000 चुनाव सन 2000 से जब देखा, हम्म। तब उसके बाद में जब बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, फिर लगातार भाजपा भाजपा फिर भाजपा, जहां तक पिछली सरकार में था जेजेपी 10 सीटें लेके किंग मेकर बन गई थी, हम्म। लेकिन इस बार आप देखो सुपड़ा साफ हो गया है। तो हम्म। कुल मिला के अब हरियाणा जो है वो 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में आके रुक गया है। हम्म। यहाँ नंबर गेम में समझना पड़ेगा। हालांकि देखो, कोई भी पार्टी होती है, आम आदमी पार्टी पहले दिन तक कह रही थी हम किंग मेकर की भूमिका बनाएंगे, और उससे पहले तक आप देखो वो कह रहे थे हम सरकार भी बनाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत अतोत्साहित है कि हमने बहुत प्रचंड जीत हमने हासिल करी है। देखो, तीसरी बार अगर कोई भी जीतता है वो प्रचंड ही माना जाता है, उनकी काम की उनकी नीतियों के आधार पर समीक्षा की जाती है। लेकिन नंबर गेम ज्यादा नहीं है। आप देखो, 2 नंबर ज्यादा है। आपको 46 नंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए, आपके पास 48 है। फिर आ जाओ कांग्रेस के पास में। कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं और 11 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीते हुए हैं वो कांग्रेस से टूट के गए हैं, नाराज हैं। और इसी में लगभग 12 सीटें ऐसी हैं दोनों तरफ जिनका मार्जिन 1000 1500 का है। ये आने वाले समय में क्या करेंगे? हो सकता है कांग्रेस जो अपने रूठों को लालच दे दे कि आपको हम मंत्री पद देंगे, इस तरीके से ये चीजें ड्रामा इस तरीके से होंगे। हम्म। सरकार टूट भी सकती है, सरकार गिर भी सकती है, इस पाले में भी आ सकती है, उधर भी आए, ऐसी संभावना हो रही है। फिलहाल हम मौजूदा स्थिति पे अगर बात मैं करें। इसी पर जवाब ले लेता हूं नवीन दुबे जी से, राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषक हैं। नवीन जी, ये जो बात कह रहे हैं रमेश जी, मुझे तो लगता नहीं है कोई संभावना दूर दूर तक भी नजर आती है कि जो सरकार है वो कहीं से भी अनकंफर्टेबल स्थिति में है। स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास है अपने ही दम पर। बिल्कुल चंदन जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके की बात रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर ये स्थिति उलट होती, सरकार हम्म। में कांग्रेस होती और बीजेपी विपक्ष में होती, तो इसकी 99% संभावनाएं प्रबल थी और ऐसा होता। हम्म। लेकिन मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विद्रोह करके जाकर और इस तरीके से विधायक इकट्ठे होकर चले जाएंगे और सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बना लेंगे, हम्म। ये अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा और मुझे लगता है कि अभी इसकी कैसी भी कोई भी संभावना नहीं है। हम्म। दूसरी चीज आती है चंदन जी कि जिस तरीके से अभी कल मतगणना हुई, जी। मतगणना होने के बाद जो परिणाम आए, हम्म। ये कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। उसका एक हम्म। कारण है। कारण ये है कि आप एक चीज देखिएगा कि जनता के बीच में जाकर कितने कांग्रेस नेताओं ने इतनी पैठ बना ली थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी है, वो काम करती है, उसका अपना एक संगठन है, जमीनी धरातल तक के ऊपर उनका बूथ लेवल पर संगठन है, इसके साथ पैरेलल आरएसएस चलती है। तो आप इतने बड़े संगठन के स्ट्रक्चर वाली पार्टी के साथ लड़ने जा रहे हैं। आपके यहाँ क्या हो रहा है? नेताओं की इंटरनल फाइट हो रही है। अब आप किसके भरोसे बैठे हैं? भाग्य के भरोसे के साथ भाजपा की कमियां हैं तो हम चुनाव जीत जाएंगे। भाई क्यों जीत जाएंगे? अगर 2 लोगों में लड़ाई हो रही तो तीसरे आदमी को फायदा देने कोई आदमी क्यों जाएगा? जनता ने ये चीज देखी। तीसरी चीज होकर मैं कहूंगा, जो कोर हिंदुत्व का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत स्ट्रांग है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप हम्म। एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता या उसके थर्ड फ्रंट के भी जो नेता है, तीसरी लाइन के भी जो नेता है, वो कभी भी किसी भी तरीके से
ना कोई जातिवादी बात करते हैं, ना वो धर्म संप्रदाय के खिलाफ बात करते हैं और बहुत बढ़ चढ़कर हिंदुत्व की बात करते हैं। कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि अब वो दौर नहीं है जब आपने राजनीति करी और आपने एक लंबे कालखंड तक सत्ता का संचालन किया। आज जो स्थितियां हैं वो बदली हुई हैं और जब पूरे विश्व के अंदर हम देख रहे हैं विपक्ष के लोग जय फिलिस्तीन चिल्ला रहे हैं, आप इजराइल जैसा देश, उससे हमें सीखने की जरूरत है। एक छोटा सा देश है, 6 फ्रंट पे अकेला लड़ रहा है ना, अपने किसके लिए लड़ रहा है? अपने देश के नागरिकों के लिए लड़ रहा है। ये जज्बा दिखाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है भारत के अंदर। और आप विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप गंभीरता की बातें करें और राष्ट्र हित के मुद्दे पर आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आती है कि जो कोर हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इस एजेंडे के पैरेलल आपको अपना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप देखिए, केवल आप कहेंगे कि हम 80-20 की बात जैसे केशव प्रसाद मौर्य कहा करते थे, इस तरीके की चीजों को लेकर आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी बहुत बड़े स्तर पर सत्ता में आ पाएंगे और उसका संचालन कर पाएंगे। एक और चीज आती है हरियाणा में, जिस तरीके से, क्योंकि हम हरियाणा पर बात कर रहे हैं, कि जिस तरीके का 2 दिन पहले तक परसेप्शन था, सारे मीडिया के पंडित जितने भी बड़े बड़े गणतज्ञ थे सबने ये कह दिया था कि साहब वहां तो कांग्रेस आ रही है। लेकिन सबसे एक चूक हुई है। चूक क्या हुई है? ऊपर ऊपर का परसेप्शन हम सभी ने देखा है, नीचे का जो परसेप्शन था कि जमीनी धरातल पर स्थिति क्या है, वोटर के मन में क्या है। वोटर के मन में ये था कि उसके अंदर नाराजगी थी, किसान, नौजवान, संविधान, पहलवान, ये सारे मुद्दे थे वहां पर। लेकिन आपको जिस तरीके का विकल्प बनना चाहिए था, आप वो विकल्प बनने में नाकामयाब रहे। दूसरी चीज में बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा चंदन जी, कि वहां आप एक चीज देखिए कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैलजा के 8-9 लोगों को टिकट मिला था, आप कालका सीट का एग्जांपल ले लीजिए, आप अंबाला कैंट का एग्जांपल ले लीजिए, वहां कौन लड़ रहा था? दोनों कैंडिडेट लड़ रहे थे, दोनों ये कह रहे थे हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं। किसको हराने में लगे थे? कांग्रेस को हराने में लगे थे, क्योंकि वहां सैलजा के कैंडिडेट। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं इन तमाम बातों का जवाब जरा विजय कौशिक से ही ले लेता हूं। विजय जी, बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा, क्यों हारी कांग्रेस? देखिए, अभी तक जो हमने समीक्षा की है उसमें 2-3 कारण प्रमुख रूप से उभर कर आए हैं। एक तो हमारे कई प्रत्याशियों द्वारा गलत बयानबाजी करना हमारे खिलाफ गया है। ठीक है। हमारे एक पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने बयान दिया कि 50 लोगों पर एक नौकरी मिलेगी क्योंकि हुड्डा जी ने उनसे कहा है, यानी कि ये नौकरियां सिफारिश के आधार पर दी जाएंगी। और तो और हमारे एक दूसरे प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला, वो तो और 4 कदम आगे बढ़ गए, बोले अगर किसी को 50 नौकरियां देंगे हुड्डा जी तो मेरे कहने से 100 मिलेंगी, मैं अपने हाथों से बांटूंगा। ठीक है, एक तो गलत बयानबाजी हो गई। इस तरह की बयानबाजियां हैं। ठीक। इसके अलावा मामन खान का मुद्दा, उसके बयान इस विधानसभा चुनाव में, मामन खान तो जीत गए, लेकिन विजय जी मामन खान जीते तो, लेकिन मुस्लिम सीट से ही तो जीते, बाकी जो हिंदूवादी सीटें थी वहां तो उनके बयानों का हमें नुकसान हुआ है ना। ठीक है। खाली एक मामन खान की जीत से क्या होता है? जीतना तो हमें पूरे हरियाणा में होगा, जब भी तो सरकार बनती है। क्यों चूक गए हम? तो 2 मुद्दे आपने गिनाए। इसके अलावा भीतरघात ऐसी बात नहीं है कि भाजपा में नहीं थी। भाजपा के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर किसी के साथ थे, लेकिन उनके समर्थक कांग्रेस के कैंडिडेटों के साथ थे। लेकिन वहीं लेकिन फरीदाबाद में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया फिर भी उन्होंने। अब आप सुन तो लीजिए ना। यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेसी उम्मीदवारों को हराने का काम किया। पिछले लोकसभा चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह भीतरघात के कारण हारे। तो जिन जिन लोगों ने महेंद्र प्रताप का अंदर खाने जो विश्वासघात किया था, वो सारे कैंडिडेट हारे, सारे के सारे हारे। इवन खुद महेंद्र प्रताप भी हार गए, मतलब उनका बेटा विजय प्रताप भी हार गया। तो हमारे साथ तो वो वाली बात हो गई कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, और हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। किन अपनों की बात कर रहे हैं? आपने 2-3 नाम तो ले लिए, कुमारी शैलजा का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कुमारी शैलजा हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, ये सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भी ज्यादा टिकटें हुड्डा जी के करीबियों को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं अभी पार्टी जांच करा रही है इन मुद्दों पर। विजय जी, क्या आप ये नहीं मानेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जितनी डिपेंडेंसी आपकी पार्टी ने दिखाई और
एक समुदाय के वोट लेने के लिए आपने जिस तरीके से बाकी समुदायों मेरी बात को सुनिए। नाराज किया, नजरअंदाज मैं अपनी किया। बात और कह दूं, हाँ, सुनिए, किसी भी समुदाय को हुड्डा जी ने नाराज नहीं किया। अगर ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो हरियाणा के ब्राह्मण क्यों अपमान बर्दाश्त करते? हो सकता है कि उन्होंने साजिश के तहत ये बयान दिया हो। बताइए। पार्टी देखिए, हाईकमान ये बड़ी बात है, इन विजय सब कौशिक मामलों की कांग्रेस के जांच नेता हैं करा और रही खुद है। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सारे मामलों की जांच करा रही है और पार्टी को जिन्होंने अपने बयानों से नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं, होनी एक चीज मुझे विजय जी, आप सब उनके कारण तो गिना रहे हैं, लेकिन जो कारण सबसे बड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन सीटों पर ये कहते हुए नजर आते थे कि जिता दो, मंत्री बना दूंगा, उन सीटों पर भी उम्मीदवार जब हार जाते हैं, तो आप ये मान रहे हैं ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो डिपेंडेंसी आपकी पार्टी ने दिखाई, जो जाट वोटों को आप साधना चाह रहे थे, उस चक्कर में आपसे दलित वोट छिटक गए, ओबीसी वोट छिटक गए, पंजाबी वोट बैंक जो है वो छिटक गया। अब आप दलित वोट की तो बात करो मत। हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित को बना रखा है। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी रैलियां करने गए थे हरियाणा में? अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष चौधरी उदयभान को बनाया, जो कि दलित है, जो कि हार गए। क्या सोनिया गांधी जी जो और कि हार राहुल गए, गांधी विजय जी ये भी तो बोलिए, जो कि हार गए। किसी दलित को बिठा दे क्या? लेकिन विजय, केवल दलित से काम नहीं चलता है क्या? हमारी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, अपर कास्ट के जितनी भी जातियां हैं उनको सम्मान नहीं मिला है। उस सम्मान न मिलने के कारण हमें निचले स्तर, चलिए कम से कम आप स्वीकार तो कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप सुन रहे हैं किस तरीके से विजय जी स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारी कमियां जो है उनमें। आपसे सवाल ये है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे या फिर और भी किसी नाम पर चर्चा हो सकती है? क्योंकि सुबह बयान सामने आता राव इंद्रजीत सिंह का कि दक्षिणी हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री हो। अनिल विज के अगर आप ट्विटर हैंडल को देखिए, एक्स हैंडल को, तो लगातार अपनी दावेदारी वहां पर मजबूत जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए चंदन जी, हमारी पार्टी में नेतृत्व क्षमता की कमी नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जिस पे भी विश्वास करेगा वो अरे अब आप अगर बोलिएगा जिस पे भी विश्वास, तब कैसे चलेगा? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, चुनाव तो आपने नायब सिंह सैनी के पूरे नेतृत्व में लड़ा, तो आप तो ये मत बोलिए जिस पे भी विश्वास, ये तो बोलिए कि नायब सिंह सैनी डिक्लेयर्ड उम्मीदवार हैं। सुनिए चंदन जी, ये जो चुनाव था ये नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया और हरियाणा की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे और नरेंद्र मोदी जी के काम पे और 10 साल की डबल इंजन की सरकार के कार्य पे ठप्पा लगाया है। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, हमारी पार्टी के अंदर केंद्रीय नेतृत्व हाईकमान तय करता है कि आखिर कौन जो है हरियाणा की जनता के लिए कार्य करेगा। जो विधायक चुन के आए हैं, जो प्रोसेस है वो यही है कि पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से मिलेंगे, जो भी विधायकों नहीं, जहां तक मेरी जानकारी सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये नायब सिंह सैनी तो डिक्लेयर्ड है ना कि यही वो मुख्यमंत्री होंगे अगर जीतती बीजेपी तो। देखिए, ऐसा कोई डिक्लेरेशन तो किसी ने दिया नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप अपनी जो जानकारी है उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी विधायकों के बीच में पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक विधायकों का मन को टटोलेंगे, उसके बाद वो हाईकमान को जानकारी देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी विजय कौशिक जी को सुन रहा, देखिए इन चुनावों में जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक छत्र जो किया गया, उसमें हरियाणा की जनता ने पिछला जो 10 साल पुराना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल है वो याद किया। मिर्चपुर गोहाना के अंदर जिस प्रकार से दलितों के ऊपर हमला हुआ, उनके घर जलाए गए थे, वो भी याद किया गया। उसके अलावा ये खर्ची और पर्ची और मामून खान की आपने बात की, मेरे को उनका बयान याद आ रहा है कि एक बार पुलिस हमारे हाथ में आने दो, सरकार बनने दो, घर पे निकाल के मारूंगा। यही बयान ये तो बोल रहे हैं विजय कौशिक जी भी खुद, सूर्य प्रकाश मैथिल जी ये तो खुद वो बोल रहे हैं कि ऐसे बयानों ने जो है वो हमारे लिए नुकसान का काम किया। तमाम मेहमान लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विजय जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी सभी लोग बने रहिए, इसके उस पार चर्चा करेंगे थोड़ा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों की भी।